नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएस क्लब के इस प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा लेक्चर है पेड़ एवं पौधों के ऊपर। यानी कि हमने जो सब थीम्स पढ़ रहे थे या हम जो थीम्स पढ़ रहे थे उसके तहत एक सब थीम्स दी गई है पेड़ एवं पौधे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फैमिली एंड फ्रेंड्स के 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और उसकी अगली कड़ी आज हम यहाँ देख रहे हैं पेड़ एवं पौधों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो आप सभी को पता है कि जो पौधे हैं वो हमारे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, यानी कि सूर्य से रोशनी प्राप्त करते हैं और एनर्जी के तौर पर हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं। फिर हमें पौधों से प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मानव जीवन क्या संचालित होता है। लेकिन पहले क्या था कि आप केवल देख रहे थे कि आप पहले प्लांट और एनिमल ये 2 ही किंगडम्स हुआ करती थी। लेकिन 1969 में विटेकर महोदय ने क्या किया, इन किंगडम्स को क्या किया, 5 जगत में बांट दिया। यानी कि अब हम जो किंगडम्स देखते हैं वो 5 किंगडम्स हैं। कौन कौन सी हैं? मोनेरा जगत या प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत। यानी कि पहले जो हुआ करती थी वो हमारी कौन कौन सी होती थी? पादप जगत और जंतु जगत। इन दोनों को पहले हम देखा करते थे, लेकिन अब जो नया वर्गीकरण हुआ है 1969 में, उसमें हमें अब 5 वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। तो मोनेरा जगत में क्या होता है, हमारे जीवाणु यानी सूक्ष्म जीव आते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। हमारे जो प्रोटिस्टा होते हैं वो एक कोशिका वाले जीव होते हैं जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। इसमें युगलीना आता है। युगलीना कौन है? जिसे आप पादप और मानव के बीच की कड़ी मानते हैं, यानी कि वो पेड़ भी है और जंतु भी है, इनके बीच की कड़ी आती है, उसे युगलीना कहा जाता है। कवक जो आपने आसपास घरों में देख रहे हैं, फफूंद जिसे कहा जाता है हिंदी में, तो वो क्या करती है, जो परजीवी होती है और मृत पदार्थों पर भोजन बनाते हैं। यानी आपने जो पोषण के आधार पर जो जीव पढ़े होंगे पहले, जैसे परपोषी होता है, मृतोपजीवी होता है, तो ये सारे किस में आते हैं? कवक में आते हैं। और जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति यानी जो उनकी सेल्स होती हैं वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। फिर अगला किंगडम है हमारा पादप जगत। इसमें शैवाल और बहुकोशिकीय हरे पौधे आते हैं। तो हमें आज ये पढ़ना है हरे पौधे, और इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हमें जंतु जगत पढ़ना है। तो हमारा जंतु जगत है, इसमें आता है बहुकोशिकीय जंतु, यानी कि ऐसे जंतु जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मानव भी उन्हीं में से एक जंतु है। इन्हें वर्तमान में मेटाजोआ भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं पेड़ पौधों में। तो हमारा अब जो टॉपिक आता है, हमने पादप जगत में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि हमारा अगला जो टॉपिक दिया गया है इसमें वो है पौधों के प्रकार, यानी पौधे कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी भौतिक विशेषता। ये भौतिक विशेषता क्षेत्र की नहीं है, ये पौधे की है कि पौधा पतला है, लंबा है, या मोटा पौधा होता है, कठोर पौधा होता है, नाजुक पौधा है। तो ये सारी पौधे की विशेषता क्षेत्र के आधार पर, यानी किस क्षेत्र में होता है, बारिश वाले क्षेत्र में, सूखा वाले क्षेत्र में, दलदल में, तो ये क्षेत्र के आधार पर विशेषता देखते हैं, प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं भौतिक विशेषताओं के आधार पर। तो 4 प्रकार से बांटा जाता है। शाख, जिन्हें हम हब्स कहा जाता है, ये छोटी छोटी पत्तियां नाजुक होते हैं। झाड़ियां, जिन्हें हम श्रब्स कहते हैं। लताएं, क्रीपर्स, वृक्ष और ट्री। तो ये 4 हमारे भौतिक विशेषता के आधार पर थे। क्षेत्र के आधार पर जलोद्भिद यानी जो जल में उगते हैं, लवणोद्भिद यानी जो दलदल में उगते हैं, समोद्भिद यानी जो जमीन हम सामान्य जमीन पर कर रहे हैं, मरोद्भिद यानी कि जो मरुस्थल में उगते हैं। चलिए अब देखते हैं भौतिक विशेषताओं के आधार पर पौधे। जो वर्गीकरण हमने अभी पीछे पढ़ा था उसमें हमने केवल नाम पढ़े थे। अब हम यहाँ उनकी विशेषताएं देखेंगे कि अगर शाख है, झाड़ी है, लताएं हैं या वृक्ष है तो उनकी अपनी क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शाख, जिसे हब्स कहा जाता है। आपने नोटिस किया होगा आपके घरों में साग कहा जाता है ऐसे, यानी कि ऐसे छोटे छोटे पौधे जिनकी पत्तियां और जिनकी टहनियां या इनके जो तने होते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं। टहनी तो खैर होती ही नहीं इनमें। तो हम इसकी विशेषता देख रहे हैं कि जो शाख होता है वो आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका जो तना होता है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तना बहुत कोमल होता है, टहनियाँ होती नहीं, या फिर इनमें मतलब डालें नहीं होती, डालियाँ नहीं होती। अब आप किस में देखेंगे शाख, पहचानेंगे कैसे? तो आप आपके घरों में धनिया आता होगा, मेथी होगी, पालक होगा, केला भी शाख में आता है। मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा आपको केले के बारे में, तो बताऊंगा आपको कि केले को शाख क्यों कहा जाता है। चने की जो छोटी भाजी होती है वो भी हमारी क्या है, शाख में आती है। तो आपको समझ में आया होगा कि कुछ चीजें क्या होता है फोटो देखने से क्लियर होंगी। तो आप अपने घरों में आज देखिएगा, आपके धनिया आता है, हरा धनिया, पिसा हुआ धनिया नहीं, हरा धनिया। चलिए अगला देखते हैं झाड़ी। झाड़ी क्या होती है? आकार में शाख से बड़ी होती है। तना इनका मजबूत होता है लेकिन मध्यम कठोर होता है। इनकी जो शाखाएं होती हैं वो तने के आधार से निकल रही होती हैं, यानी कि जहाँ तना जड़ के साथ जॉइंट हो रहा है ये वहीं से बाहर आ रही होती हैं।
इसमें आप देखते हैं कि अपने आसपास जो गुलाब का पौधा होता है, गुलाब के पौधे में क्या होता है, हर जो डंडी है वो आपकी है ना तने के आधार से ही बाहर आ रही होती है। नींबू आपने देखा होगा झाड़ी जैसा होता है, इसमें कांटे भी रहते हैं। पुदीना देखा है आपने, हिबिस्कस का पौधा देखा होगा आपने। चलिए अगला देखते हैं लताएं। तो लताएं तो आपने देखी होंगी, जो आपके घर में मनी प्लांट लगता है, अमरबेल है, या फिर आप कोई भी ऐसे पत्तीदार जो बेल चढ़वाते हैं अपने, जैसे आपके गांव में सब्जियों की बेल लगती है, तो उसकी जो स्टार्टिंग स्टेज होती है वो आपकी क्रीपर्स में आती है। तो इसमें क्या होता है कि उसका तना अत्यंत तो कमजोर होता है कि वो सीधे खड़े नहीं रह पाता, इसलिए वो उसको सारी जरूरत होती है। तो अगला पॉइंट ये देखा है इसमें कि ये सीधे खड़े नहीं रह सकते। ये दो प्रकार की होती है, एक होता है बिसर्पी लता। अब बिसर्पी से आप क्या समझेंगे, जो जमीन के साथ सीधे आगे बढ़ता है, यानी रैंक कर। तो आपने अपने गाँव में देखा होगा खीरा, तरबूज, खरबूज, इनकी जो बेल लगती हैं वो जमीन के सहारे आगे बढ़ती हैं। दूसरा होता है आरोही लता। आरोही लता में क्या होता है कि आप किसी चीज का उसे सहारा दे दो, जब आप किसी चीज का सहारा दोगे तो उसी ढांचे की सहायता से वो ऊपर की ओर उठ जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब आप तने को किसी का सहारा देते हो तो उसकी सहायता से ऊपर उठ जाता है। जैसे आपके घरों में मिलेगा आपको मनी प्लांट का पौधा है और अमरबेल है। अमरबेल क्या करती है, अमरबेल एक परजीवी पौधा है, वो जिस किसी भी पौधे के ऊपर जाएगी या पेड़ के ऊपर जाएगी उसका भक्षण करेगी। इसलिए अमरबेल क्या होता है, पौधों के लिए काफी हानिकारक होती है। तो आपने यहाँ देखा कि साग क्या होते हैं, झाड़ियाँ क्या होती हैं और लताएं क्या होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्षेत्र के आधार पर पौधे, जो हमने अभी नाम पढ़े थे। जलोद्भिद पौधे किसे कहते हैं, लवणोद्भिद पौधे किसे कहते हैं। तो पहला पढ़ता हम जलोद्भिद को। जलोद्भिद जिन्हें हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो वो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों से नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जल प्लस उद्भिद, यानी जो जल में उगते हैं, यानी हाइड्रोफाइट्स, यानी जो जल में जन्म लेते हैं उन्हें जलोद्भिद कहते हैं। यानी ये पौधे पानी में पाए जाएंगे। जो जल विकसित होगा उसकी जड़ कैसी होगी, कम विकसित होगी, क्योंकि जड़ क्या करती है, मिट्टियों के सहारे आगे बढ़ रही होती है, खनिज तत्वों को लेकर आगे बढ़ रही होती है। पत्तियां पतली और सक्रिय होंगी। जब कोई भी चीज पानी में लगातार संपर्क में रहेगी पानी के, तो वो क्या गलने की संभावना रहेगी। इसलिए प्रकृति अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है, इस पर एक मोम की परत रखती है। इसका उदाहरण आप देखेंगे कमल का पौधा, हाइड्रिला और जल लिली। तो अपने आसपास आप देखेंगे जलोद्भिद पौधों में आपको कमल बहुत आसानी से दिख जाएगा। जहाँ कहीं थोड़ा बहुत दलदल जैसी जगह हो वहां जाके देखिएगा, कमल आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम, लवणोद्भिद यानी हेलोफाइट्स, यानी ऐसे पौधे जो लवण में उगते हैं। लवण यानी दलदली क्षेत्र जहाँ पानी भरा रहता है वर्ष भर और मिट्टी भी रहती है। तो ये पौधे क्या होता है, दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। इनकी जड़ें जमीन के ऊपर निकली हुई होती हैं। तो आपने कभी अपने मोबाइल पर सर्च करके देखना सुंदरवन फॉरेस्ट, तो आपको वहाँ मैंग्रोव वन्स के दिखते हैं। तो जो मैंग्रोव वन होते हैं उन वो क्या करते हैं, दलदली जमीनों पर उगते हैं और मिट्टी को बांधे रखते हैं। जैसे ये पेड़ है तो इनकी जो जड़ें हैं वो काफी नीचे तक ऐसे फैली होती हैं। जब जड़ें ये फैल रही हैं तो ये क्या करेंगे, आसपास जो मिट्टी होगी ना उस मिट्टी को बांधे रखेंगे। जब ये मिट्टी को ऐसे बांधे रखेंगे तो क्या होगा, जब ये ज्वार भाटे का प्रकोप आएगा तो ये मिट्टी आसानी से नहीं बहेगी, यानी यहाँ की मृदा का कटाव नहीं होगा, मृदा का अपरदन नहीं होगा, मृदा का क्षरण नहीं होगा और ये मिट्टी आसानी से अपनी जगह पर स्थिर रह सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मैंग्रोव वन्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिट्टी को सबसे ज्यादा पकड़ने वाले वन बोला जाता है। चलिए अगला पौधा है हमारा, या अगली विशेषता के आधार पर पौधे हैं हमारे मरुद्भिद पौधे, यानी ऐसे पौधे जो कहाँ उगते हैं, मरुद्भिद जमीन पे, यानी कि मरुद यानी मरुस्थल और उद्भिद यानी मरुस्थल में उगने वाले पौधे। तो ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। जैसे हमारे यहाँ कहाँ मिलते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र, लद्दाख में मिलता है। लद्दाख में शुष्क मरुस्थल है। और जो हमारे यहाँ राजस्थान में है वो कैसा है, ग्रीष्म मरुस्थल, यानी कि वो बहुत ज्यादा सूखा मरुस्थल है। तो पत्तियां छोटी छोटी होती हैं और जड़ें गहरी होती हैं, जिससे क्या करते हैं, जो आसानी से अपनी जड़ों से खनिज तत्व और जल की पूर्ति करते रहते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं, क्योंकि आसपास तो इतना ज्यादा इनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था है नहीं। इसलिए पौधों का तना क्या होता है, गद्देदार होता है, मोम की परत से ढका होता है। तो आपने कई जगह देखा होगा कि जब ये जो पौधे होते हैं ये अपनी पत्तियों को कांटों में बदल देते हैं, क्योंकि जब इनकी पत्तियां होंगी तो पत्तियों से क्या होगा, जल का वाष्पीकरण होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य है वो लगातार क्या कर रहा है, जल का अपनी ओर खींच रहा है। जल का जब वाष्पीकरण होगा तो ये पत्तियां क्या होंगी, पेड़ क्या होंगे, मुरझा जाएंगे, पानी की कमी आएगी। इसलिए ये क्या करते हैं, पत्तियों को किस में बदल देते हैं, कांटे नुमा संरचना में बदल देते हैं। जैसे आपने नागफनी का पौधा देखा होगा, एकेसिया का देखा होगा, यूफोबिया का देखा होगा। तो ये सारे जो पौधे हैं वो कौन से होते हैं, मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं। अगला देखते हैं समुद्रविद पौधे यानी मीजोफाइट्स। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको सम उद्भिद, यानी ऐसी जमीन जो सामान्य रहती है। तो इसके तहत क्या होता है कि हम जितनी भी खेती करते हैं या जितनी फसलें उगाते हैं वो सारे किस्म आते हैं समुद्रविद में। तो यानी ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस होता है और शाखा युक्त होता है, यानी कि ये
जो तना होगा वो मजबूत होगा और इस तने पर ही क्या होगा, पत्तियां लगी हैं, पत्तियों के साथ साथ यहाँ फल भी आपको दिखाई देंगे। तो ये क्या होगा, जो इसका जो स्टेम है वो क्या होगा, एक तरीके से मजबूत स्टेम होगा और इस पूरे पेड़ की पत्तियां और उसके फल को होल्ड करने में उसकी मदद करेगा। ये पौधे कुछ समय बाद मर जाते हैं क्योंकि इनके मूल में क्या होता है, श्वसन रुक जाता है, यानी कि ये पौधे ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। जैसे ये बड़े हुए, फल दिया इन्होंने, उसके बाद क्या होगा, ये पौधे अपने आप खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो सांस लेना बंद कर देती हैं, यानी इनके मूल में श्वसन रुक जाता है। तो ऐसे कौन से पौधे होते हैं, मक्का होता है, टमाटर है, गेहूं है, धान है। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन बता देता हूँ, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि गेहूं और धान ये किस मौसम की फसल है, रबी की, खरीफ की या जायद की। चलिए, तो यहाँ हमने चारों प्रकार के पौधे देख लिए, शाक, झाड़ी, लताएं, जलोद्भिद पौधे, लवणोद्भिद पौधे, मरोद्भिद पौधे, समोद्भिद पौधे। अब बारी आती है हमारी कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिनसे क्वेश्चन लगातार आते जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पौधे जिन्हें हमें देखना होगा क्योंकि वह हमारे लिए कुछ महत्व रखते हैं या फिर उनकी उपयोगिता हमारे जीवन में देखें। तो कुछ विशेष पौधे और वृक्षों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा पौधा है बरगद का, जिसे इंग्लिश में बनियान ट्री बोला जाता है। ये क्या होता है, अपने आप एक विशाल वृक्ष होता है, जैसा आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि ये कितना विशाल का है वृक्ष है। ये शाखाएं इसकी क्या होती हैं, ऊपर से निकल कर आती हैं, जैसे ये जो दिख रही है आपको, ये क्या है, शाखाएं, ये पेड़ से नीचे की ओर आ रही हैं और ये धीरे धीरे क्या करती हैं, जड़ में ही लग जाती हैं, यानी कि जमीन में जाती हैं और फिर ये वापस से ऊपर की ओर आने लगती हैं। तो इन्हें ही क्या बोला जाता है, स्तंभ जड़, यानी टेप रूट कहा जाता है, क्योंकि ये एक मजबूत कठोर हो जाती हैं और जब ये वापस उगती हैं तो एक स्तंभ की तरह कार्य कर रही होती हैं, तो इन्हें टेप रूट कहा जाता है। सबसे पुराने वृक्षों में होता है, ये करीबन 200 सालों तक जीवित रह सकता है, 200-300 सालों तक। तो ये सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाले वृक्ष कहलाते हैं, सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह रहा है। फिर इस वृक्ष की पत्तियां, शाखाएं, छाल और ये नीचे रहने वाली इसकी जड़ है, ये सभी इसकी उपयोगिता दर्शाती है, क्योंकि पत्तियां हैं, छाल, बीज, इन सब से क्या होता है, डायरिया, पेचिस, मधुमेह, डायबिटीज, मूत्र विकार यानी यूरिनल इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। यानी इसका क्या है, अपने आप में एक औषधीय महत्व भी है। तो आपको ये चीज याद करनी है कि बनियान ट्री का औषधीय महत्व किस किस क्षेत्र में है। फिर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बनियान ट्री पढ़ने का कारण क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, यानी हमारा ये नेशनल ट्री है। तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो आप बताएंगे बनियान ट्री। चलिए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश का भी ये राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है, इसे बट वृक्ष भी कहते हैं। जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं रीट की, तो आपको पता होगा कि राजस्थान में एक बट सावित्री व्रत कथा होती है, यानी बट सावित्री पूजा कहलाती है, उसमें हम बरगद के वृक्ष को पूजा करते हैं। चलिए, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश ने क्या किया था, राजकीय प्रतीक अधिनियम पारित किया और बरगद के वृक्ष को अपना राजकीय वृक्ष चुना गया। अगले कुछ विशेष पौधों में देखते हैं केला, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम केले के बारे में पढ़ेंगे। चलिए केले के बारे में देखते हैं। केला क्या है, केला एक अपने आप में शाक है, यानी कि शाक होने का सबसे बड़ा विशेषता क्या होती है शाक होने की, कि इसका जो तना होता है वो काफी मुलायम होता है। तो आपने यहाँ देखा होगा ये पत्तियों से मिलकर ही तना बनता है, आप इस तने को खोलते जाएंगे, पत्तियां बराबर रूप से बाहर निकलती चली जाएंगी। तो क्या है, ये एक प्रकार का शाक है। इसका तना कमजोर होता है और हरा होता है और फूल और फल दोनों खाए जाते हैं, यानी इसका ये फल और इसमें जब ये फल से पहले फूल उगते हैं, ये दोनों खाए जाते हैं। चलिए क्रोटन देखते हैं। क्रोटन क्या है, एक सहायक पौधा है। सहायक पौधे का मतलब कि ये बताता है कि ये एक तो स्वतंत्र नहीं बोया जा सकता, यानी किसी और फसल के साथ बोएंगे। फिर ये जमीन की स्थिति बताता है कि जब फसल को पानी की आवश्यकता कब होगी, यानी कि जब जैसे आपने इस पूरे फार्म पे यहाँ गेहूं उगा दिया, ये क्रोटन उगा दिया, साथ में ही उगा दिए आपने ये सारे, ये फसल आपने उगा दी। तो जब जैसे जैसे क्रोटन का पौधा भूरा होता जाएगा हरे से, तो आप पता कर लेंगे कि हमारी बाकी की फसलों को क्या है, पानी की आवश्यकता है। तो ये बताता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसकी जड़ें क्या होती हैं, अधिक नीचे तक नहीं जाती हैं। और जब ये फसल मुरझाने लगती है या इसका रंग बदलने लगता है, तो बाकी की जो अन्य सहायक या इसके साथ जो मुख्य फसल बोई जाती है उसको सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो क्रोटन एक सहायक पौधा है जिसका प्रयोग हम फसलों में सिंचाई की मात्रा या सिंचाई के लिए उपयुक्त समय देखने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला पौधा देखते हैं हम खिजड़ी का। ये खिजड़ी का वृक्ष राजस्थान वालों को बहुत ज्यादा अच्छे से पता होगा, और तो खिजड़ी के वृक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो आपको कभी कभी पेपर में इंग्लिश में भी लिखा मिलेगा कि क्वाड्रेंट ट्री, और उसकी सारी विशेषताएं होंगी। तो चलिए खिजड़ी का पौधा देखते हैं। तो ये भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगाया जाता है,
यानी कि ये आपका खिचड़ी का पौधा, आप पहले इसको देख लीजिए। ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगता है और हमारे यहाँ रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये मरुस्थलीय है वहाँ जगह, तो ये मरुद्वत पौधे के अंदर आएगा खिचड़ी को पौधा। तो फलियों की सब्जी बनती है, छायादार भी होता है। तो यहाँ बच्चे जनरली जो आपके एनसीईआरटी किताबें बोलती हैं कि राजस्थान में इन पेड़ों का उपयोग बच्चे खेलने के लिए करते हैं, इनके नीचे बैठते हैं, इनकी फलियों की सब्जी बनाते हैं और इसकी जो पेड़ की छालों से दवा बनाते हैं और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। लेकिन इसका एक और इतिहास है कि 1731 में जब राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान के जोधपुर जिले में अमृता देवी बिश्नोई थी, जो पेड़ पौधों को लेकर काफी सजग या फिर उनसे अपनापन महसूस करती थी। तो जोधपुर के राजा को अपने महल में कुछ लकड़ी की आवश्यकता होने के कारण उसने क्या किया, खिचड़ी के वृक्षों को कटवाने का ऑर्डर दिया। तो अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया, 363 महिलाओं को एक साथ लेकर वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया और इसी में उनकी मृत्यु भी हुई। तो ये खिचड़ी का पौधा आप देख सकते हैं। खिचड़ी को वर्तमान में पवित्र उपवन के तहत शामिल किया गया है। राजस्थान में खिचड़ी के पौधे की पूजा भी की जाती है, तो ये रीढ़ वालों के लिए काफी विशेष महत्व रखता है। बाकी ये हर स्टेट में पूछा जाता है खिचड़ी का पौधा, लेकिन रेगिस्तान की एक क्षेत्रीय विशेषता है, या राजस्थान में ये क्षेत्रीय रूप से पाए जाने वाले पौधा है, इसलिए राजस्थान के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पौधा हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक के बारे में आप ये तो नहीं लगता आपको रेगिस्तानी ओक केवल राजस्थान में उगेगा। तो इसका सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया में उगता है। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, हमारा जो विश्व का नक्शा बनता है यहाँ सबसे नीचे हमारा ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसकी जड़ें गहरी कम होती हैं और ये इसमें पत्तियां भी कम होती हैं। तो आपने ये देखा होगा कि ये जो पौधा दिखाई दे रहा है आपको, ये एक लंबा सा पौधा है। इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र के जो निवासी होते हैं वो इस पेड़ के तने में एक पतला पाइप डालते हैं, यानी ये जो तना है इसमें पाइप डाला और इसमें से पानी निकालते हैं, जिसका प्रयोग पीने के लिए करते हैं। ये पौधा करीब 10 फुट लंबा होता है और इसकी जड़ें है ना तने की तुलना में 30 गुना अधिक लंबी होती हैं। यानी कि जब ये पौधा इतना लंबा है, यानी ये मान के चलिए ये पौधा अगर 10 फुट लंबा है तो इसकी जो जड़ें होंगी वो 300 फुट लंबी होंगी। तो आपको ये पौधा ऐसे नंबरिंग में भी दिया जा सकता है कि अगर रेगिस्तानी ओक की जड़ है 10 फीट या फिर इसका तना 10 फीट लंबा है, तो आप बताइए कि इसकी जड़ें कितनी लंबी होंगी। तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है बस। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि रेगिस्तानी ओक के नाम पर आप इसको राजस्थान में ना लगाइएगा। ये कहाँ उगता है, ये ऑस्ट्रेलिया में उगता है। चलिए अगला पौधा है हमारा नेफेंथिस घटपर्णी। इन्हें पिचर प्लांट भी बोला जाता है, यानी कि ऐसे पौधे हैं जो क्या करता है, कीड़े मकोड़े, मेढक या फिर छोटे जीव जिसको ये अपनी खुशबू से आकर्षित करते हैं उसको खा लेते हैं। और आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि ये पूरा क्या है, एक घड़े के नुमा संरचना है इसकी, और ये ऊपर जो पत्ता है वो इसका एक ढक्कन के तौर पर काम करता है। जब ये इस पौधे में से एक खुशबू निकलती है, इस सुगंध से बाकी के जो कीट हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जब कीट आकर्षित होंगे और जब वो यहाँ आके बैठेंगे तो यहाँ एक चिपचिपे पदार्थ में ये फंस जाएंगे और ऊपर का इसका ढक्कन बंद हो जाएगा। इस तरीके से क्या करता है ये पिचर प्लांट या नीपेंथिस क्या करता है, उसको खा लेता है। चलिए तो अब हम इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं कि आकार में क्या होता है, लंबे गड़े जैसा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस फोटो में। इसका पत्ती नुमा ढक्कन होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये पत्ती है, ये ढक्कन के काम करती है। इस पौधे से खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े इस पौधे की ओर आकर्षित होते हैं और उसमें फंस जाते हैं और फंसकर क्या करते हैं, अपना जीवन खो देते हैं। ये भारत में मेघालय में पाया जाता है, बाकी अलग देशों में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पूरे प्रश्न का या फिर इस पूरी स्लाइड का, कि घटपर्णी या नीफेंथिस कहाँ पाया जाता है। ये भारत के मेघालय में पाया जाता है, बाकी अन्य देशों में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये पौधा केवल कीटों को भक्षण करके ही अपना भोजन नहीं बनाता, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी अपना भोजन बनाता है। ये कीटों का भक्षण तो केवल क्या करता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करता है। यानी इस पौधे के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी रहती है और इसके आसपास जहाँ ये पौधा उग रहा होता है वह नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा मात्रा में कमी होती है, इसलिए ये पौधा कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करता है। क्या अगला वह पौधे के भाग। तो जो हमारे पौधा होता है वो प्रमुख रूप से 2 तंत्रों में बटा होता है, यानी हम पौधे को 2 तंत्रों में बांट कर देखते हैं। पहला जड़ तंत्र, दूसरा प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र क्या होता है, जमीन से जुड़ा हुआ भाग होता है जो जमीन के नीचे पाया जाता है। प्ररोह तंत्र क्या होता है, पौधे का बाहरी भाग होता है जो आपको दिखाई देता है। उसमें आप तना देखते हैं, शाखाएं देखते हैं, पत्तियां देखते हैं, फूल देखते हैं और फल देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जड़ तंत्र के साथ, और पहले हम जड़ तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो जड़ क्या होती है हमारा, कि हमारा पौधे का अवरोहित भाग होता है जो जमीन के नीचे पाई जाती है।
जब आप किसी बीज को रोपित करते हैं, बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे उसमें जड़ निकलती है और जड़ धीरे धीरे क्या करती है, उस पौधे को भूमि में स्थिर बना देती है। जड़ भूमि से पौधे के लिए क्या करती है, जल अवशोषित करती है और उसको जल प्रदान करती है। जल बेसिकली रंगहीन होती है, ये आपको बहुत ध्यान देने वाली चीज है। आपसे पूछा जा सकता है कि जड़ रंगीन होती है या रंगीन होती है। बोलने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपको टिपिकलिटी से आपको समझना है कि रंगहीन यानी जिसमें रंग नहीं होता, यानी कि जड़ का बेसिकली कोई रंग नहीं होता। उन पर बहुत सारे मूल रोम पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं। जैसे आपकी बॉडी में जो हेयर्स पाए जाते हैं, ऐसे ही जड़ में छोटे छोटे ऐसे हेयर्स निकले रहते हैं। और ये हेयर्स क्या होते हैं, वो मिट्टी के कणों के बीच में धसे रहते हैं, यानी कि यही क्या करते हैं, मिट्टी से जल ले रहे हैं, खनिज ले रहे हैं। यही सब मिट्टी को आपस में बांधे रखते हैं, मृदा के कटाव को रोकते हैं। अगला देखते हैं जड़ के कार्य क्या है या फिर जड़ का महत्व क्या है। तो जड़ क्या करती है, पौधे को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, जिससे पौधे का वृद्धि विकास होता है। पौधे को जिस चीज की आवश्यकता होगी वो मृदा में से उसको लेकर जड़ पहुंचाती है। दूसरा, मृदा अपरदन रोकती है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये पौधा है और इसकी ये बहुत सारी जड़ें हैं। जब ये जड़ें क्या करेंगी, मिट्टी के नीचे हैं, तो ये मिट्टी को क्या करेंगे, आपस में बांधे रखी हुई है। मिट्टी को बांधे, जब भी कोई आंधी आए, जब तक ये पेड़ नहीं उखड़ जाएगा पूरी तरीके से, जब तक ये मिट्टी यहाँ से हिलेगी नहीं, या फिर बाढ़ भी आएगी तो भी ये मिट्टी यहाँ से हिलेगी नहीं, क्योंकि ये मृदा क्या है, जड़ के साथ बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। फिर ये पौधों को स्थिर बनाती है। अगर जड़ नहीं होगी तो पौधे टूटकर गिर जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम जड़ों का प्रकार, कि जड़ कितने प्रकार की होती है। तो जड़ हम यहाँ देख रहे हैं मूसला जड़, जिन्हें टेप रूट कहा जाता है। जकड़ा जड़, जिन्हें अपस्थानिक जड़ या रेशेदार जड़ या फाइब्रस जड़ कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको इनके फोटोज दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखाई देती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी टैप रूट है, यानी हमारी ये मूसला जड़ है, और ये हमारी फाइब्रस रूट है, यानी हमारी ये झगड़ा जड़ है। तो जब आप इन दोनों जड़ों में डिफरेंस देख रहे होंगे कि इस मूसला जड़ में क्या होता है कि ये बेसिकली ये पूरी एक मेन रूट रहती है। इस मेन रूट के छोटे छोटे जो होते हैं फाइब्रस इसमें निकले होते हैं, यानी सेकेंडरी रूट्स निकले होते हैं, टर्सरी रूट निकले होते हैं। आखिरी में आके जो छोटे छोटे हेयर रह जाते हैं, जिन्हें मैंने आपको बताया था, इन्हें रूट हेयर कहते हैं। बेसिकली आप देखते हैं कि ये ज़्यादा लंबी होती है जमीन के नीचे और बहुत गहराई तक होती है। इसमें बेसिक एक प्राइमरी रूट होती है, यानी प्राथमिक रूट होती है, उसके सहारे बाकी के सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट आगे बढ़ रही होती है। लेकिन फाइब्रस में क्या होता है कि ये जमीन के नीचे कम गहराई तक होती हैं। इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती, ये सब रूट्स अपने क्या होते हैं, एक ही उससे निकल रही होती हैं जगह से। तो इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती है। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि इनके बारे में जानकारी क्या है। चलिए अपन देखते हैं अब यहाँ मूसला जड़ के बारे में जानकारी और अपस्थानिक जड़ के बारे में जानकारी। तो मूसला जड़ के बारे में आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये जमीन के अंदर अत्यंत गहराई में होती है। निरंतर विकास होता रहता है। पहले प्राथमिक जड़ होती है, फिर से द्वितीयक और तृतीयक जड़ें विकसित होती रहती है। यानी कि एक मेन रूट होगी और इस मेन रूट से पहली जड़, इस जड़ में से दूसरी जड़ और इस जड़ में से तीसरी जड़। तो ये है सबसे मेन रूट, ये प्राथमिक, और इसके बाद ये द्वितीयक और ये तृतीय। ये भूमि के चारों ओर फैलकर एक जाल जैसी संरचना बनाती है। ये जल नहीं, ये जाल लिखा हुआ है, जाल जैसी संरचना बनाती है। ये केवल बीज के मूलांकुर से विकसित होते हैं, यानी कि जब आप बीज डालेंगे तभी आपकी मूसला जड़ बनेगी। आप अपने आसपास देखते हैं सरसों की जड़, नीम की जड़, आम की जड़, मटर की जड़, गाजर, मूली, ये सभी क्या है, मूसला जड़ है आपकी। अब आते हैं झगड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़ भी बोलते हैं, जो आपने अभी फोटोज में देखा था। इसमें क्या होता है, कोई भी जड़ मुख्य रूप से जड़ नहीं होती है। ये क्या होता है, अपने जमीन के नीचे अलग अलग रेशों में बटी होती है और इसके ऊपर एक तना निकल रहा होता है। जैसे ये तना है, ये पौधा है ऊपर, और यहाँ नीचे ये सारी जड़ें हैं। तो इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है। दूसरी बात, ये अत्यंत गहराई में नहीं जाती है और ये पौधे का जो वायवीय भाग होता है, यानी जो तना होता है, उस तने से जो तने का अंतिम भाग होता है उसमें से ये जड़ें निकल रही होती हैं। और इसमें कोई जाल जैसी संरचना नहीं होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, सब अलग अलग अपनी अपनी एक संरचना बना रहे हैं या फिर अपनी अलग अलग एक धागे नुमा आकृति बना के अलग अलग फैल रहे हैं। तो ये जड़ें किसमें पाई जाती हैं, गेहूं में, मक्के में, चावल में, प्याज में, घास में और बाकी के अन्य पौधों में जो आप अपने आसपास देखते हैं। हमने जड़ों के प्रकार देख लिए, मूसला जड़, झगड़ा जड़। आगे देखते हैं। आज के लेक्चर में केवल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगला वीडियो आपको प्लांट्स का पार्ट 2 मिलेगा, जिसमें हम बाकी की तने, पत्तियां, फल, फूल, इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है इनके बारे में देखेंगे। बस आपसे यही निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और आपकी जो भी क्वेरी हो आप मुझे क्वेश्चन अपने कमेंट में भेज सकते हैं
और आगे के वीडियो के लिए आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।